सबसे पहले तो जिन लोगों को डर लग रहा है उनके लिए बात करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। तो डर जिन जिन को लगता है, एक तो ये है कि डर उसी को लगता है जो बॉर्डर पे होता है, यानी जिसके सिलेक्शन होने की संभावना होती है उसी को डर लगता है। तो अनावश्यक डर भी नहीं लगना चाहिए और कुछ डर लगना जरूरी भी है ना। तो डर लक्षण भी है सिलेक्शन का, यानी कि आप डर रहे हो इसका मतलब सिलेक्शन होने वाला है। और दूसरा ये कि डर के कारण कहीं गड़बड़ ना हो जाए, आता हुआ कोई प्रश्न खराब ना हो जाए। कभी कभी हमको लगता है कि डर लगेगा या थोड़ी परेशानी आएगी तो 4-5 प्रश्न खराब हो जाएंगे, और क्या नहीं, कई बार 15-20 हो जाते हैं खराब, ज्यादा हो जाते हैं, फिर गेम बाहर हो जाता है। इसलिए आप देखते हो कि जो टीम कई बार 400 रन तक बनाती है पूरा स्कोर, कई बार वो 100 के अंदर अंदर ही सिमट जाती है। वही टीम होती है, वही खिलाड़ी होते हैं। क्या गेम होता है? केवल बीच में डर का। तो डर पे जीत जो है वो बहुत जरूरी है, डर को जीतना जरूरी है। तो डर कैसे इसका मैनेजमेंट करें, क्या करें, तो 5 मिनट हम लोग बात करेंगे तनाव प्रबंधन। तो एक तो डर इसलिए हमको गायब कर देना चाहिए, या डर के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए कि ये जिस चीज के लिए हम डर रहे हैं फिर वो हो जाएगा, इसलिए हमको डरना नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? हम डर रहे हैं असफलता से, और अगर हम डरे तो असफलता आ जाएगी, इसलिए हमको नहीं डरना चाहिए। तो उससे भी डर गायब हो जाता है। कई बार डर इस वजह से गायब हो जाता है क्योंकि हमको मालूम है कि डर से जो है दिक्कत पैदा हो जाएगी, इसलिए हमको डरना नहीं है। ठीक है। कई बार भावुक होने पे हम लोग अंकुश लगा लेते हैं। अगर हम भावुक हुए, घर में जैसे कोई डेथ हो जाती है, ऐसी परिस्थितियां हुई, तो हम खुद पे अंकुश लगाते हैं कि अगर हम भावुक हो गए तो फिर माँ और दूसरे जो लोग हैं वो भी परेशान हो जाएंगे, और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को संभाल के रखना। तो आदमी बहुत कॉन्फिडेंट रहता है और सबको संभालने के मूड में रहता है। तो एक तो इस तरह से सोचना शुरू करना है आज से ही। ठीक है। और दूसरा, डर जो है, छूट जाने का जो डर होता है, या हार जाने का जो डर होता है, फेल हो जाने का जो डर होता है, वो शारीरिक अक्षमता से आता है। कई बार बीमार हो गए, बुखार आ गया, या शरीर उस स्पीड से काम नहीं कर पा रहा, तो उसके कारण फिर डर बढ़ने लगता है। तो उसका प्रबंधन पहले से करना पड़ता है, प्री मैनेजमेंट उसका आपको ये करके रखना चाहिए कि पर्याप्त नींद लेनी चाहिए उस दिन। तो कल जो आप सोएंगे तो खाना खा के आप सो जाइए, ज्यादा परेशान मत होइए। तत्काल में पढ़ करके आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत महासागर है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और ऐसा बहुत कम होता है कि कल रात में पढ़ा है उसका कोई प्रश्न जो है आपको वहां मिलेगा। बहुत कम होगा, बहुत कम। बल्कि हम नुकसान ज्यादा करेंगे। आता हुआ प्रश्न हमारा गायब हो जाता है। जिस प्रश्न को हम जानते हैं उसका ही जवाब ठीक से नहीं दे पाते, क्योंकि नींद नहीं हो पाती है। नींद नहीं होती है तो हमारा मस्तिष्क जो है, फिर वो निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो उस पर ध्यान देना है। भूखा जो है रह करके परीक्षा देने नहीं जाना है। भूखा रह के जो परीक्षा देने जाते हैं तो उनको फिर दिक्कत आती है, एनर्जी की प्रॉब्लम आती है। एक दिन पहले भी भूखे रहेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी, और एक बार नींद का समय निकल जाता है तब भी नींद नहीं आती, और भूखा रहने से भी नींद नहीं आती। और फिर चूंकि 3-4 बजे सोएंगे तो फिर उठेंगे कब, तो वो समस्या हो जाती है। तो फिर आदमी को और नींद नहीं आती, क्योंकि एग्जाम का टेंशन होता है। नॉर्मल डेज में तो आप 10 बजे भी उठे तो भी चलेगा, 9 बजे भी हो तो चलेगा, या घर पे बोल सकते हो कि मुझे उठाना मत, लेकिन इसमें तो उठना पड़ेगा ना। और सेंटर यदि दूर हुआ तो जिन लोगों का सेंटर अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले देख करके आइए। अगर आपका जाना पहचाना सेंटर नहीं है, और नाम पूरा कंफर्म करके रख लीजिए। कई बार नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोच रहे होते हैं वो, और वहां जाने पे पता चलता है कोई दूसरा है। और भोपाल में इतनी दूरी है कि कोई सेंटर, एक सेंटर से दूसरे सेंटर की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है मुझे लगता है 25 किलोमीटर होगी। भोपाल में लगभग 68, कितने 69 सेंटर बताया ना। तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर जो सबसे दूर वाला सेंटर है, मुझे लगता है 25 से 30 किलोमीटर सबसे ज्यादा दूरी है। 25-30 किलोमीटर की दूरी आप पार नहीं कर पाएंगे, 1-1.5 घंटा लगेगा, ट्रैफिक में से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप गलत समझ रहे हैं तो फिर कई बार होता है। वो एक बच्चे का एग्जाम्पल है हमारे सामने, सरोजनी नायडू वाला ही था।
तो वो कॉलेज है सामने की तरफ, नूतन कॉलेज, और पीछे जो स्कूल है, तो वो काफी देर तक पढ़ता रहा और पढ़ता रहा, और जब उसको लगा कि घंटी बजेगी तो अंदर चलेंगे, तो घंटी बजी तो अंदर जाने का सोचा उसने, तो उनने प्रवेश पत्र देख के रोक दिया, बोले ये पीछे स्कूल जो है उसमें है, आपका नाम तो यही है लेकिन ये वाला नहीं है। तो जब वो पीछे जाने लगा तो रास्ता भटक गया, तो लंबे वाले रास्ते से चला गया। तो 10 मिनट हो गए तो उसका टाइम ही हो गया पूरा, और जो है वो लेट हो गया थोड़ा, 10 मिनट लेट पहुंचा, तो उसको लिया नहीं। ये दिक्कत, वहां से लेकर आप फोन करेंगे तो फिर हम ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए किसी सेंटर पे आप हैं और वो ले नहीं रहा, और आप 15-20 मिनट लेट हो गए, और हम कहेंगे कि अब हम बात भी कर लेंगे, आप हमारी बात भी करा दोगे, तो फिर क्या क्या वो कोई एकदम जानते थोड़ी है, और वो क्यों लेंगे अंदर, फिर आप कहोगे आप भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो इसलिए हम पहले से ही बता रहे हैं कि आप उसको, उस समय में आप देखो, ये जो परीक्षाओं में जो लोग हैं बहुत कम आईक्यू के लोग हैं, जो आपकी परीक्षा की व्यवस्थाएं करते हैं, बहुत कम आईक्यू वाले लोग हैं। उन्होंने कोई बहुत कम लोग, यानी उनमें अगर 2000 लोग लगे हैं तो उनमें से 8-10 आदमी समझदार होंगे, बाकी सब ऐसे ही पैदल ही होते हैं। तो वो नुकसान है, उनसे भिड़ना नहीं है, हमको एग्जाम निकालनी है, क्योंकि उनसे भिड़ेंगे या उनसे संघर्ष करेंगे तो हमको उनको मजा भी नहीं सिखाना है, उनको उनकी औकात भी नहीं बतानी है, कुछ नहीं करना है, आपको उनके निर्देशन में एग्जाम निकालना है, क्योंकि कानून इस तरह से है कि उससे नुकसान आप ही को होगा, ब्लैक लिस्टेड आप हो सकते हैं। तो उनको सहन करना है, और उनकी प्रतिभा का जो है वो जो भी प्रदर्शन वो करें उसको मानना है, ठीक है, और एग्जाम देनी है। तो समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। कई लोग, मुझे लगता है इसकी भी काफी बड़ी संख्या है, पूरे मध्य प्रदेश में 1 से 2000 लोग केवल लेट पहुंचने पे बाहर होते होंगे, बल्कि ज्यादा, है ना। तो बाहर खड़े रहते हैं बहुत सारे लोग, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, खास करके वो लोग जो सेंटर को जानते नहीं, वो सोचते हैं यही होगा, ज्यादा दूर नहीं है, कई बार ऑटो कर लेते हैं तो ऑटो वाला भटका देता है, तो कैब कर लेना चाहिए, या फिर जो जो बढ़िया साधन है उससे चले जाना चाहिए। कई बार बस के चक्कर में हम लोग रहते हैं, लेकिन बस रुकते हुए जाती है, तो बहुत पहले जाना पड़ेगा। तो एक दिन पहले देख करके आ सकते हो सेंटर, तो सबसे बढ़िया, क्योंकि आपको रास्ता पता रहेगा और सेंटर की पहचान रहेगी, हाँ ये सेंटर है, कंफर्म कर लीजिए उसको, नहीं तो दिक्कत आती है। तो ये रही जानकारी आपकी। और तनाव प्रबंधन के ऊपर तो हमने काफी काफी बातें की हैं, लेकिन फिर भी जो लोग पहले से सिलेक्टेड हैं, पहले, तो उनके ऊपर एक प्रेशर तो रहता है कि इस बार भी सिलेक्ट होना है। लेकिन एमपीपीएससी में कुछ सेक्टर हैं जैसे कि फिक्स हैं कि 10-12 प्रश्न कभी कभी वो एक्ट से पूछ रहा है, और तो ये जो फिक्स्ड सेक्टर हैं, ये इनको आप देख करके जा सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा फ्रूटफुल है। अब जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस इतना वास्ट है कि अभी उसकी तैयारी आप करेंगे, तो हमने जो जो इम्पोर्टेंट बताया, लिस्ट बताई है, वो उसको कर लीजिए। बाकी जनरल साइंस को आप इन दिनों में फिजिक्स केमिस्ट्री करने बैठेंगे तो होगा नहीं। तो अभी कम समय में आप कौन सा हिस्सा रिवाइज कर सकते हैं, लिस्ट वाला, जो लिस्ट बताई है, और खास करके एक्ट वाला रिवाइज करके जरूर जाइए। एक्ट में भूल जाते हैं, धाराएं भूल जाते हैं, तो धाराओं की टेबल मिल जाएगी आपको, नेट पे मिल जाएगी, या आपने कोई किताब खरीदी होगी तो उसमें। और जो लोग हिंदी में तैयारी कर रहे थे, वो इंग्लिश के क्वेश्चंस को जरूर देखें, जहां जहां आपको डाउट आ रहा है। इंग्लिश वाला देखिए, कई बार इंग्लिश वाला पढ़ने से आपको जल्दी आंसर क्लिक कर जाता है। इंग्लिश वाले भी हिंदी वाला देख लें, उसमें कोई इतना ईगो वाला झंझट नहीं है, कभी कभी हिंदी में आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है, उत्तर साफ साफ बताया हुआ होता है। पिछले बार भी मैंने बताया था कि प्रश्नों की एक खुशबू होती है, जो सही प्रश्न होते हैं, आंसर ऑप्शन होता है, उसका एक अपना फ्लेवर होता है, वो टेस्ट आपको आ जाता है, आपको समझ में आने लगता है, बशर्ते हमने प्रश्न को ढंग से पढ़ा हो। तो ऐसे प्रश्न जो सबसे ज्यादा मेहनत की हो, जिसमें यानी कि ज्यादा लंबा प्रश्न हो, ऑप्शन हो, तो ज्यादा लंबा ऑप्शन जो है हमेशा सही क्यों होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन जब भी बनाना होता है किसी को, तो लंबा ऑप्शन जब सही होता है तभी वो बनाता है, नहीं तो छोटे छोटे ऑप्शन रखता है, ध्यान रखें। क्योंकि छोटे ऑप्शन इसलिए रखता है क्योंकि उनको ट्रांसलेशन भी कम करना पड़ता है,
अगर इंग्लिश में बनाया है तो हिंदी ट्रांसलेशन कम करना पड़ेगा, और हिंदी में बनाया तो इंग्लिश में कम करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन से पेपर सेटर हमेशा बचना चाहता है, और ट्रांसलेशन जो है खुद को ही करना पड़ता है, किसी दूसरे से नहीं करवा सकते, नहीं तो पेपर आउट हो जाएगा। और खुद की क्षमता जो होती है हर आदमी की कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि या तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी या फिर हिंदी अच्छी होगी, दूसरा हिस्सा तो कमजोर होगा, और दूसरा हिस्सा उसको बनाना है और बच्चों के सामने जाएगा, इसलिए प्रेस्टीज पॉइंट है, खराब नहीं होना चाहिए। तो आज के ज़माने में खूब अच्छे ट्रांसलेटर हैं, फिर भी वो छोटे सेंटेंस में काम चलाना चाहता है। तो जहां 2-3 लाइन में अगर ऑप्शन लिखा हुआ है तो उसके सही होने की संभावना 99%, 1% संभावना उसकी भी गलत होने की है। लेकिन जब आपको नहीं आता हो तब आप उस वाले ऑप्शन को चयन कर सकते हैं। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त सभी वाला जो होता है, ऑल ऑफ द अबव, उसकी संभावना भी 90% होती है सही होने की। जब आपको नहीं आता है कोई आंसर, कोई प्रश्न नहीं आता है, तो आप ऑल ऑफ द अबव वाला लगा सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव जो है डी वाला आंसर जो होता है वो तभी बनाया जाता है जब वो आंसर हो सामान्यतः, ठीक है। लेकिन नन ऑफ द अबव की सही होने की संभावना कम होती है, वो 20% होती है। उसका कारण है उसकी 90% होती है ऑल ऑफ द अबव की, और नन ऑफ द अबव की इसलिए होती है क्योंकि जब उसको चौथा ऑप्शन नहीं मिलता तब वो लिख देता है। चौथा ऑप्शन नहीं है उसके पास तो वो नन ऑफ द अबव लिख देता, तो वो कभी भी सही नहीं होता। फिर भी कभी कभी कोई खुरापाती होते हैं तो वो कंफ्यूज करने के लिए उसको दे सकते हैं पहले से कि बच्चे ऐसा सोचेंगे इसलिए हम ऐसा इसको डाल देते हैं, तो इसके चांसेस कम ही होते हैं। इतनी शातिराना अंदाज से वो नहीं सोचते जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ठीक है, हम मतलब कई एंगल को सोच के आपको बता रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं हमारी तरफ से जिनको आप उपयोग कर सकते हैं, और कई बार ये खूब काम करते हैं, 30-40 प्रश्नों में काम करते हैं, 30-40 प्रश्न सही होते हैं। और एक और बताया था हमने, ब्रैकेट में जो समझाया होता है स्पेशल, कई बार हिंदी में इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखा रहता है, स्टैगफ्लेशन है जैसे, या और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें वो ब्रैकेट में अलग से समझा देता है सिद्धांत को, क्योंकि वो देखता है कि ये सी वाला आंसर है और ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और फिर दिक्कत आएगी, बच्चे ऑब्जेक्शन लेंगे कि ये क्या आंसर हुआ, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है इसमें, है ना। तो वो उसको जानबूझ के उस आंसर को एक्स्ट्रा समझा देता है ब्रैकेट बना के। कभी भी गलत चीज को एक्स्ट्रा ब्रैकेट बना के नहीं समझाया जाएगा, ध्यान रखो। बात समझ में आई ना? अगर कोई चीज गलत है और वो ऑप्शन नहीं है, आंसर नहीं है, तो 4 में से 3 तो नहीं है, तो उन 3 को बहुत कम होगा कि उसका एक्स्ट्रा मीनिंग भी लिखा जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जिसका भी एक्स्ट्रा मीनिंग ब्रैकेट बना के लिखा जा रहा है, इसका मतलब वो आंसर। तो ये मैंने लूप होल्स बताए, कमजोरियां बताई पेपर सेटर की, जो इंसान होने के नाते वो गलतियां करेगा, उसका फायदा आप उठा सकते हो ठीक है, चूंकि वो इंसान है और उसका स्वभाव जो उसका मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। तो ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, और आप अगर पुराने पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये सब चीजें दिखेगी। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी सावधानी रखनी है, केवल ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर पता है और उसको एक्स्ट्रा नहीं समझाया हुआ है और आप लगा रहे हैं ब्रैकेट वाले को जाके, तो ऐसा काम कभी नहीं करना। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तब जाकर के इन विधियों का प्रयोग आपको करना है। तो फिर ऐसे में आप 8-10 प्रश्न ज्यादा, जैसे 20 प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो आपके 10 प्रश्न ठीक हो जाएंगे, 20 में से 10 तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आप कुछ तो भी तुक्का लगाओगे क्योंकि माइनस मार्किंग तो नहीं है, तो आप 100 क्वेश्चंस करोगे, और 100 क्वेश्चंस करोगे तो बाकी के जो 20 हैं उसमें से अगर 10 आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो आता नहीं था, है ना। तो अच्छा रिजल्ट है। 50 तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो केवल 25% आता है, यानी 5 ही प्रश्न होते हैं आपके, और डबल हो जाएंगे। और कट ऑफ जो है आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बता देंगे, तब तक काफ़ी एनालिसिस आ चुके होंगे और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, आपको खुद को भी पता चल चुका होगा कि क्या कट ऑफ होगा। लेकिन फिर हम अपनी तरफ से और बता देंगे, क्योंकि हमारे पास भी बड़ा सैंपल है, 1-2 हज़ार लोगों का सैंपल होता है, जुड़े रहते हैं लोग, तो वो सब संपर्क करते हैं, बात करते हैं और अपना रिजल्ट बताते हैं, अपना बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं।
ठीक है, तो ये कुछ बात तो आपको एग्जाम के बारे में करनी थी। अब चलो क्वेश्चंस लिखे मॉडर्न हिस्ट्री से और पॉलिटी से। वैलिडिक्टरी क्वेश्चंस हैं ये एक तरह का। अब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी लिखिए नवजीवन। नवजीवन विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल आंदोलन। प्रताप। प्रताप a newspaper। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। एम एन रॉय। एम एन रॉय। कामागाटा मारू एक्सीडेंट। कामागाटा मारू एक्सीडेंट। या मैसेकर भी लिखते हैं कई बार, जनसंहार भी कहा जाता है। मदनलाल धिंगरा। बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान। राजगोपालाचारी फार्मूला। राजगोपालाचारी फार्मूला। के वीरेसी लिंगम। के वीरेसी लिंगम। अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू। सत्यार्थ प्रकाश। सत्य शोधक समाज। होगा 20 17। गुरु का बाग मोर्चा।
गुरु का बाग मोर्चा। मुरिया एंड देयर गोटुल। मुरिया एंड देयर गोटुल। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह। ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं, इनके साथ लिस्ट जुड़ी हुई है लगभग इस टाइप के, और एक लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको देख करके जाएंगे तो विद्रोह तमाम, अगर ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल रिबेलियन, पीजेंट मूवमेंट, उनकी एक लिस्ट मिलेगी आपको। अगर ये सब देख के जाएंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। कितना आता है वो एक अलग चीज है, लेकिन तैयारी का तरीका है, शॉर्ट में इसको तैयार कर सकते हैं, लिस्ट वाले हिस्से को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बताइए आप पहले स्कोर बताइए। कितने हैं, कोई 20, 19, 19, गुड, 18, कम है, 17, 16 आना चाहिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। नवजीवन, नेशनल हेराल्ड केस आपने देखा, नेशनल हेराल्ड का हिंदी नाम है नवजीवन। कौमी आवाज उर्दू, जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था 1938 में। न्यूज़पेपर गांधी जी इसमें लिखा करते थे नवजीवन में, कई जगह आता था गांधी जी ने नवजीवन में लिखा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जमानत मिली थी, आपको पता है, उसका केस है, तो चर्चा में रहा है नेशनल हेराल्ड, उसी का हिंदी नाम। ठीक है, एक डेक्कन हेराल्ड है, एक है नेशनल हेराल्ड। अगला क्या था, विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कल जेम्स प्रिंसेप की बात हम लोग कर रहे थे, न्यूमिज्मेटिक्स, तो लगभग ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन उसी के तर्ज पर है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के चेयरमैन कौन है अभी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था राइबोसोम के ऊपर, इंडियन, रामकृष्णन। हाँ हाँ, 99 में कौन थे नोबेल वाले, इंडियन, केमिस्ट्री के नोबेल, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, रामकृष्णन, वेंकट रामकृष्णन। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर मिला था ना, वो अभी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के चेयरमैन, 5-5 साल के लिए चेयरमैन होते हैं, तो वो भी याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात होती है। न्यूटन और ऐसे ऐसे लोग चेयरमैन रहे हैं उस संस्था के, सामान्य लोग नहीं होते, बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं वही उसके चेयरमैन रहते हैं। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन 1600 के आसपास से ईस्ट इंडिया कंपनी के आसपास जब स्थापना हुई थी, तब साइंस की एक संस्था थी। तो भारत में साइंस और इतिहास और आर्कियोलॉजी और इन सब के बारे में जो संस्था बनी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये उसी के तर्ज पे बनी थी। तो पढ़िएगा इसके बारे में 2-3 लाइन जा करके। और बताइए, रास बिहारी बोस INA के संस्थापक, मूल संस्थापक में से हैं। जा करके फिर आपने देखा सुभाष चंद्र बोस को पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ मिला था आजाद हिंद फौज का। और बताइए, ब्रोकन विंग्स, सरोजनी नायडू की किताब है ब्रोकन विंग्स। तो उस समय के जितने राइटर हैं और उनकी बुक्स है उसकी लिस्ट देखनी है आपको। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की बुक है, संस्था है। और बताइए, यंग बंगाल मूवमेंट,
ये मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो का है, हिंदू कॉलेज है ना, कलकत्ता का हिंदू कॉलेज। तो डेविड हेयर, राम मोहन राय और राधाकांत देव, ये सब लोग जुड़े थे हिंदू कॉलेज से, और उसी में थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो वो अंधविश्वास से दूर करना चाहते थे, लेकिन वापस वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो बहुत कम मूवमेंट ऐसे हुए हैं जो एक तरफ से अंधविश्वास को तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन फिर अपनी तरफ नहीं ले जाना चाहते। तो ऐसा शुद्ध आंदोलन होना चाहिए जो केवल अंधविश्वास से दूर करे, फिर अपना मत स्थापित न करे। कई बार क्या होता है कि वो हिंदुओं को तो असभ्य बता देता है और कहता है आप बहुत अंधविश्वासी हो, है ना, जैसा मिस्टर बेकर करते थे गांधी के साथ कि तुम्हारे गले में क्या बंधा हुआ है, तो बोले मेरी माँ ने ताबीज बांधा है। तो वो प्रभु यीशु से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु ये इसको सद्बुद्धि दो, ये क्या है, ये बड़ा अंधविश्वासी है, इसके गले में ये बंधा है। लेकिन वो यही चाहते थे कि ये फिर चर्च आना शुरू कर दे और क्रिश्चियन हो जाए। तो ये वाला जो भाव होता है कि आप हिंदू के अंधविश्वास से तो दूर करके दूसरे के अंधविश्वास में डाल देना चाहते हो, तो ये जो नियत है ये थोड़ी सी ठीक नहीं है। या तो फिर अंधविश्वास से मुक्ति की ही नियत होनी चाहिए, जो राजा राम मोहन राय की थी, सती प्रथा का अंत उन्होंने किया। तो ये चीजें जो है ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है, हम लोग समझ नहीं पाते उस चीज को। तो कई लोग, चाहे जेएनयू का विवाद हो, चाहे कम्युनिस्ट मूवमेंट का विवाद हो, कई कई जगह पर यही समझ का फेर है। हम लोग उसके उद्देश्य को नहीं समझ पाते कि आप करना क्या चाहते हो। एक चीज खराब है, ठीक है, तो फिर आप दूसरी खराब चीज में ले जाना चाहते हो ना। फिर आप उसको शुद्ध रूप से कहा, तो आप अपना मत स्थापित जब करते हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, तो वो गलत चीज है। तो इस अभी तो ज्यादा मैं इस सिनेरियो पे कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जब आएगा मौका हम लोग अभी बाद में क्लास लेंगे तब आपका पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो है ये गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। और ऐसे आंदोलनों को, नहीं तो क्या होता है कि जब हम हेनरी विवियन डेरोजियो को पढ़ रहे होते हैं तो हमको लगता है कि नहीं यही व्यक्ति सही है, तो अच्छी बात भी है, सही है, आप मान सकते हैं उसको, क्योंकि वो बंगाल में फैले हुए पुनर्जागरण तो इसीलिए कहा जाता है ना। तो पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं ये। कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह होती हैं, जैसे कि महिलाएं कमजोर होती हैं तो उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही चीज है ना। जो कमजोर वर्ग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ये बिल्कुल जंगल में रहते हैं जैसे कोई, या कोई बहुत बुरी स्थिति में है, विकलांग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, तो इनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनमें शक्ति नहीं है, विरोध करने की शक्ति जिनमें कम है, तो ऐसे लोगों को सहूलियत देनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह होते हैं। अब इसमें अपनी तरफ से अकल लगाना और उसमें धार्मिक पुट दे करके और नया कुछ समस्या खड़ी करना, ये एक साजिश होती है, ये कोई सुधार नहीं है। तो धार्मिक और सामाजिक सुधार जो होते हैं वो इस दृष्टिकोण से होते हैं। अगला बताओ। प्रताप न्यूज़पेपर, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से निकाला गया था। और लैंड होल्डर सोसाइटी, देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत पहले की बात है, देवेंद्रनाथ टैगोर। बाद में इससे बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन संस्थापकों में सबसे प्रमुख थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और बताइए। एम.एन. रॉय, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जब कम्युनिस्ट मूवमेंट चला था, साम्यवादी आंदोलन, तो एम.एन. रॉय उसके प्रमुख थे, आचार्य नरेंद्र देव और एम.एन. रॉय। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़े रहे, लेकिन उसके अलावा भी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी जो है हम इस आंदोलन के नेता थे। लेकिन बाद में नेहरू ने अपना एक फेबियन सोशलिज्म करके एक नया ही सिस्टम बनाया था अपना व्यवस्था करने का। और बताइए। कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था वो 1914 में, और कनाडा से जो सिख थे वहां से जो लौटाए गए थे उनको फिर कोलकाता के यहाँ पर आकर के कितने 20 से 21, 20-25 जो है सिख जो है, हाँ 25,
हाँ, सिख जो है वो मार दिए गए थे, अंग्रेजों ने उन पे फायरिंग कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा प्रकरण है और गदर आंदोलन और उनके साथ देखा जाता है। ठीक है, तो विदेशों में भारतीय, जहां कभी कहीं भी एक लिस्ट बनेगी विदेशों में भारतीय की, उसमें वीडी सावरकर भी आते हैं। अभिनव भारत लिखवाया ना मैंने, पहले करवाया था शायद आपको, अभिनव भारत, हाँ ना, अभिनव भारत वीडी सावरकर का है आंदोलन, मित्र मेला और अभिनव भारत, और साथ साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, ऐसे जितने भी लोग इंडिया हाउस में रहते थे, और लाला हरदयाल। तो विदेशों में जो भारतीय थे उनकी एक लिस्ट बनती है, अगर आपने नहीं बनाई अभी तक तो जाकर के देख सकते हैं, इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा कुछ सर्च करेंगे तो आपको बकायदा एक लिस्ट मिल जाएगी, कौन किस कंट्री में सक्रिय था वो आपको उसका पता होना चाहिए। और काफी सारी घटनाएं इन्हीं दिनों की है जिनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, है ना, क्योंकि ये जो समय था ये विदेशों में सक्रियता का समय भी था। तो 1920 के आसपास जो जो घटनाएं हुई है जिसके 100 साल हो रहे हैं 2020 में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जा करके देख लीजिए 1920 के साल में क्या क्या हुआ था। ठीक है, 1919 से लेके 1921 के बीच का जो समय है वो 100 साल पूरे होने का समय है। और बताइए, मदन लाल धिंगरा पिछली बार बताया था आपको, करजन वायली की हत्या की थी उन्होंने, है ना, और वो भी जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा और इंडिया हाउस से जाकर के जुड़ गए थे, यही दिन थे, यही समय था। और बताइए, बॉम्बे प्लान, तो जब भारत में योजना की शुरुआत नहीं हुई थी, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले कुछ उद्योगपतियों ने जो है एक प्लान किया था। तो इसको जाकर के पढ़िए, कौन कौन उद्योगपति थे उनकी लिस्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजगोपालाचारी फार्मूला, तो ये जो विभाजन की बात करते हैं या जिन्ना की 14 सूत्री मांगों की बात आती है, या फिर रबेवेल योजना है या कैबिनेट मिशन प्लान, तो बात का है, लेकिन उससे पहले क्रिप्स है। यहाँ पर आपको एक राजगोपालाचारी फार्मूला मिलेगा जो सी राजगोपालाचारी ने दिया था, और वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे। और सी राजगोपालाचारी जो है हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल, माउंटबेटन के बाद एक समय तक वो रहे। नेहरू से विवाद के कारण उन्होंने जो है स्वतंत्र पार्टी करके स्वतंत्र एक दल बनाया था कांग्रेस के अगेंस्ट, और कुछ राज्यों में राज्यपाल भी रहे। तो इस तरह से चित्तरंजन राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, और बताइए, के वीरेशलिंगम तेलुगु सोशल रिफॉर्मर है, यानी कि जिस तरह से बंगाल में राजाराम मोहन राय का नाम आता है और ईश्वरचंद विद्यासागर का काम है, के वीरेशलिंगम का काम जो है आपको तेलुगु क्षेत्र में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, है ना। तो इन्होंने विडोरी मैरिज यानी कि विधवा विवाह, सती प्रथा का अंत, और ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज जो आपने यहाँ देखा है, ब्रह्म समाज की स्थापना आप यहाँ देखते हैं बंगाल में, ठीक वही उधर आप प्रार्थना समाज के रूप में महाराष्ट्र में देखते हैं, आत्माराम पांडुरंग और पूना सार्वजनिक सभा के साथ और उनके साथ, है ना। तो वहां जो प्रार्थना समाज है लगभग लगभग वो ब्रह्मो समाज का ही रूप है। ये सब रिफॉर्म थे, या यूं कह सकें कि रेनेसा है, पुनर्जागरण है, फिर से धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, और महिलाओं के लिए इन सब ने काम किया, महिला शिक्षा के लिए काम किया। तो महाराष्ट्र में जो इन्हीं दिनों में आपको ज्योतिबा फुले देखेंगे, है ना, सावित्रीबाई फुले, तो ये सब महिला शिक्षा के लिए काम करने वाले, ईश्वरचंद विद्यासागर, बैथून कॉलेज। ठीक है, तो इन सबको पढ़िएगा, क्या है कि इन्होंने भारत को एक नई शक्ल दी है, भारत को बदला है। तो ये जिम्मेदार लोग हैं उस समय के, जिन्होंने भारत को बदलने में, नया स्वरूप देने में मदद किया था। तो इनको याद रखना चाहिए, इनका सबसे ज्यादा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, जो नया आकार देता है उसको पढ़ना पड़ता है, वो सिलेबस बन जाता है, क्योंकि वो बदलता है समाज को। तो समाज को जो बदलने की ताकत रखता है, या जो उस समय में कुछ, क्योंकि कोई नहीं सोच रहा होता है, उस समय में वो सोच रहा होता है, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। उस समय तक किसी ने नहीं सोचा होता है, और उसका विरोध भी भारी भरकम होता है, वो अकेला होता है उस समय। तो राजा राम मोहन राय की महत्ता इसलिए है क्योंकि उस समय वो अकेले थे, बाकी सब लोग
स्त्री को जलाना चाहते थे, उस पर घी उड़ेल देते थे और उसको आग में फेंक देते थे। तो जो महिला अपने पति के साथ नहीं भी जलना चाहती उसको भी फेंकते थे, तो हत्या थी ना। तो ये चीज तो देख तो बहुत लोग रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं थी क्योंकि ये बकायदा कर्मकांड के नाम पे हो रहा था, शास्त्रों के नाम पे हो रहा था, पुरोहितों के द्वारा हो रहा था, और जो समाज के प्रमुख वर्ग हैं, उच्च वर्ग है, उसके द्वारा हो रहा था, उसके निर्देशन में हो रहा था। तो उन सबसे पंगा लेना था। और आप सिद्ध कैसे करोगे कि ये चीज गलत है? तो आप मानवीय धर्म के आधार पे करोगे कि मानवता सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और ये हत्या है। लेकिन जैसे ही आप ये बात करोगे तो आपको अधर्मी कह दिया जाएगा, आपको दुश्मन मान लिया जाएगा समाज का, फिर आपकी हत्या भी हो सकती है। तो आप में साहस भी होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि अधिकांश जो आंदोलन हुए हैं वो समर्थ लोगों ने किया, उच्च वर्ग के लोगों ने किए और आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों ने किए। अधिक कई आंदोलन तो जमींदारों ने किए। राजा राम मोहन राय खुद जमींदार थे, पैसा बहुत था और जमींदार के लड़के थे और खुद ब्राह्मण थे, और उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया। उस समय में कोई दलित उठ खड़ा होता तो शायद नहीं कर पाता, तो वो लोग समर्थ थे। भीमराव अंबेडकर भी उस तरह से समर्थ नहीं थे, लेकिन उनके पिता जो है वो महू में सेना में थे, तो कम से कम वो किसी किसान के या मजदूर के बच्चे नहीं थे। उनके पिता सेना में थे तो नौकरी करते थे। आर्थिक स्थिति जरूर उनकी बहुत कमजोर रही और वो सब था, तो इसलिए वो आंदोलन में, इसलिए वो बार बार बोलते थे कि जब तक दलितों में कुछ एलिट क्लास के लोग नहीं आएंगे और एलिट क्लास में नहीं पहुंचेंगे तब तक वो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एलिट क्लास में पहुंचना, गांधी खुद राजकोट के कलेक्टर के लड़के थे, जवाहरलाल नेहरू खुद बहुत बड़े वकील के लड़के थे, सरदार पटेल अच्छे परिवार से थे। तो जितने बड़े लोग, जितने सारे आंदोलन किए हैं पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में, एकदम कोई आदिवासी है या एकदम कोई दलित है या एकदम कोई मजदूर का बेटा है, और फिर वो बिरसा मुंडा है। लेकिन बिरसा मुंडा भी, उसके पिता क्रिश्चियन बन गए थे और उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, तो 5वीं 10वीं 8वीं तक जो है वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में चाईबासा में पढ़ा। हाँ, और उसके पिता ने क्रिश्चियनिटी धर्म धारण कर लिया था, क्रिश्चियनिटी में आ गए थे। तो उसका जो बेस है कहीं न कहीं जो है वो, जब तक आप उस वर्ग की तरह सोचेंगे नहीं, इसलिए उस समय के जितने क्रांतिकारी हैं, जितने लोग हैं, भगत सिंह अंग्रेजी में पढ़े हुए थे, इंग्लिश मीडियम में बीए कर रहे थे, इसलिए वो पूरी दुनिया की किताबें पढ़ रहे थे, मार्क्स को पढ़ रहे थे, रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ रहे थे। ये सब चीजों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, क्योंकि अगर उन्होंने इंटरनेशनल लिटरेचर नहीं पढ़ा होता तो वो इस तरह से नहीं होते। तो सब चीजें जो है सबको ज्ञान के माध्यम से आया और सारे उच्च वर्ग से थे और सब समर्थ थे, इसलिए उन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया और लोगों ने सहन भी किया क्योंकि वो समर्थ था और उसका विरोध कम से कम हुआ और जितना ज्यादा विरोध हुआ। तो अभी भी क्या होता है कि अभी भी जैसे कोई सिस्टम का विरोध करता है ना तो वो हमको कमजोर दिखता है, लेकिन दुनिया भर में सिंपैथी उसी के प्रति जाती है क्योंकि वो विरोध करके बहुत बड़े लोगों को दुश्मन बना लेता है और सारे लोग उस पर टूट के पड़ते हैं और फिर दुनिया भर की सिंपैथी उसके साथ आ जाती है, तो वो हीरो हो जाता है। तो हीरोइज्म इसी तरह से उभर करके आता है। जिसको लोग बोलने से डर रहे हैं, जिसको बोलने से सबसे ज्यादा विरोध होता है, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोल होता है, उस टाइप की बात जो बोलता है वो हीरो बन के निकलता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म जो है वो सस्टेन करती है और बाद में जाके उसके रिजल्ट आते हैं और वो बात सही होती है। पर बात सही होनी चाहिए, बात यूनिवर्सल ट्रुथ वाली होनी चाहिए, बात कमजोरों की तरफ की होनी चाहिए, बात न्याय की होनी चाहिए, जस्टिस की होनी चाहिए, तो फिर वही निकल के आता है। ये सिद्धांत है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से यही सिद्धांत निकल करके आता है कि शुरू में जो भी इस बात को बोलता है उसकी खूब आलोचना होती है, लेकिन 50 साल बाद लोग उसको किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, वो किताबों में लेट आता है, काफी लोगों को कम समझ में आता है क्योंकि कई लोगों को समझ में आ भी जाता है तो उनका स्वार्थ नहीं समझने देता। उनको समझ में तो आ रहा है कि बात तो यही सही है, लेकिन स्वार्थ अलाउ नहीं करता क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हो पाएगा अगर उसकी बात मान लेंगे तो जैसे मान लिया जाए किसी को राम मोहन की बात समझ में आ रही होगी कि इस महिला को वाकई में नहीं जलाना चाहिए,
ये मासूम है, इसने क्या किया, इसका पति चला गया, लेकिन उसको लगता है कि अगर ये नहीं जाएगी तो ये जो इसकी संपत्ति है ये लेगा, फिर मुझे नहीं मिलेगी ना वो। तो उसके परिवार का जो सदस्य उसको नहीं मारना चाहता, वो भी संपत्ति के चक्कर में उसको आग में धकेलना चाहता है। वो तो हाँ हाँ धकेल दो, परंपरा सही है अपनी, हम लोग परंपरा का निर्वाह करेंगे। तो वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसका स्वार्थ आड़े आ जाता है। उसको मालूम है संपत्ति में हिस्सा मांगेगी या इसका ख्याल रखना पड़ेगा, और अब ये यहाँ जिंदा रहेगी तो समस्या खड़ी कर सकती है। तो ये जो चीजें हैं, ये आज के समय में भी यही चीजें लागू होती है सारे सिद्धांतों में। लेकिन लॉन्ग टर्म, खास करके दुनिया जो देखती है वो दूसरे दृष्टिकोण से देखती है। हमको लगता है कि वो हमारा ही वाला दृष्टिकोण उनका भी होगा, उनका दृष्टिकोण पूरा अलग होता है। अमेरिका में, यूरोप में बैठ करके जो भारत को देख रहा है, यहाँ की गतिविधियों को देख रहा है, उसको पता है सही कौन है गलत कौन है, उसको पता है। वो मूल्यांकन करता है और फिर वहां से बैठा बैठा प्राइज देता है, नोबेल प्राइज देता है, भारत रत्न या वो जो बुकर प्राइज देता है, वो तरह तरह के प्राइज देता है। और प्राइज दे करके वो शो करना चाहते हैं कि सही कौन है। आ गया समझ? तो ये तरीका होता है। तो हम लोगों को उन इशारों को समझना चाहिए। जो जितना जल्दी समझ लेगा उतना, नहीं तो उसको पीड़ा उठानी पड़ेगी। जो जितना देर से समझेगा उसको उतने लंबे समय तक पीड़ा रहेगी कि उसके मन का ना हुआ, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था कम से कम, ठीक है। तो उसको बहुत सालों तक कष्ट होगा। तो बहुत जल्दी अगर समझना हो तो उसका एक तरीका है। उसके लक्षण सबसे पहले विदेशों के कमेंट पढ़ लिया करो, न्यूयॉर्क टाइम्स के, वाशिंगटन पोस्ट के, यूरोप के। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या सोच रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स जो होते हैं वो बाहर से सही मूल्यांकन होता है। हम लोग तो हमारे हिसाब से, हमारे स्वार्थ के हिसाब से करते हैं, है ना। अगर कोई संगठन हमको सदस्य बना लेगा, कोई संगठन हमको सेक्रेटरी बना ले, हमको अध्यक्ष बना ले, तो हम उसी तरह से ट्रीट करने लग जाए। आप आरएसएस के कट्टर आलोचक हो, लेकिन आपको ही आरएसएस का कोई एक वो बना दिया जाए पदाधिकारी, तो आप दूसरे दिन से आरएसएस के फेवर में भाषण देना शुरू कर दोगे, और जो मिलेगा उसको कहोगे कि आप आते नहीं, उसमें प्रोग्राम में आया करो, इसमें आया करो, आओ हम मार्च निकाल रहे हैं, आओ। तो ये दरअसल क्या है, कई बार वो पद के लालच में, कई बार उस कारण से भी करने लगता है आदमी। तो इन सब से अलग हट करके सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमेशा विवेक आधारित, विवेक को शून्य करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। चलिए और बताइए। अलूरी सीताराम राजू, ये अगेन उसी टाइप के रिफॉर्मर हैं। रंपा विद्रोह, आपने रंपा रिबेलियन पढ़ा होगा। ये पावरफुल व्यक्ति थे, आदिवासियों के हीरो ऑफ जंगल कहा जाता था इनको, हीरो ऑफ द जंगल, ठीक है। अलूरी सीताराम राजू। और बताइए। सत्यार्थ प्रकाश। अब ये एक बहुत जबरदस्त चीज थी उस समय में दयानंद सरस्वती के द्वारा, जब उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो दयानंद सरस्वती ने 2-3 चीजों में काम किया। एक, उन्होंने विकल्प भी दिया कि वेदों की ओर लौटो। अब मूर्ति पूजा ना करें और मंदिर में ना जाएं तो क्या करें। तो उन्होंने कहा वेद हवन करो, आप यज्ञ करो। वेदों में यज्ञ की व्यवस्था थी, मंत्र पढ़ते थे, मंत्र पढ़ो। देवताओं की स्तुति करना है तो मंत्र से करो, क्योंकि देवता जो है वो मूर्त नहीं है। कोई भी देवता जो है, ऋग्वेदिक देवता की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, उसका आकार और रूप नहीं बताया हुआ है, अदृश्य है। तो उनको आप निराकार हैं वो एक तरह के। तो आप ऋग्वेद में जो लिखा है वो करो, वो ओरिजिनल हिंदू धर्म है और ओरिजिनल आर्य समाज, आर्य जो धर्म है वो क्या है, वो ऋग्वेद में वर्णित है। और चारों वेदों में जो, इसलिए वो बोलते हैं वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। तो वो बहुत बड़ी क्रांति थी उस जमाने में, ये बोलना कि मूर्ति पूजा मत करो, मंदिर में न जाओ, कर्मकांड अनुष्ठान, अंधविश्वास, बलि, ये सब बहुत ज्यादा चल रहा था उस समय में। और बहुत लोग प्रभावित हुए। भगत सिंह खुद आर्य समाजी थे, लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे, लाला हंसराज आर्य समाजी थे, स्वामी शुद्धानंद बताया था मैंने, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डीएवी कॉलेज चलाने वाले देश भर के स्वामी रामतीर्थ आर्य समाजी थे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, उन्होंने कहा इंग्लिश में, संस्कृत से नहीं होगा,
इंग्लिश में कॉलेज खोलेंगे, इंग्लिश में स्कूल। तो डीएवी स्कूल्स और डीएवी कॉलेजेस आप जितने भी जानते हैं, उसका नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। यानी वैदिक टाइप की चीजें पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, क्योंकि और यही चीज जो नकल जो है वो उन्होंने की सर सैयद अहमद खान है, और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उन्होंने कहा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उन्होंने कहा मुसलमानों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना पड़ेगा अगर हिंदुओं को पकड़ना है और आगे बढ़ना है, अंग्रेजों के नजदीक जाना है, विकास कुछ करना है, तो आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। तो दो, मुसलमानों की धारा में भी अंग्रेजी और हिंदुओं की धारा में भी अंग्रेजी, ये दो लोग लेके आए, दयानंद सरस्वती और, हाँ, तो ये इसको आप पढ़िएगा, बहुत कमाल की चीज है। इसलिए अधिकांश प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश से बैक टू वेदास एमपीपीएससी पीछे पड़ा रहता है। अब कई बार तो पेपर सेटर को नहीं पता ये क्यों पूछना, उसको लगता है बहुत पूछते हैं इसलिए पूछना है लेकिन वो सही पूछ लेता है फिर भी, क्योंकि वो पॉपुलर क्यों है, वो क्वेश्चन पॉपुलर इसीलिए है। जिसने भी पहली बार सोचा होगा वो सोच समझ के दिया, क्योंकि उसने बदलाव किया था। और बताइए, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले का सीरियल देख लेना भारत एक खोज में, अभी तो रहने देना, बाद में देख लेना जाके, तो मेंस में बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त संघर्ष है उनका और बहुत अच्छा सीरियल बनाया है उसमें। उसमें उन्होंने बताया जातिवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ब्राह्मणवाद शब्द से यहाँ पर ब्राह्मण व्यक्ति से नहीं है, उन प्रथाओं से जो शोषित लोगों का शोषण और ज्यादा करते हैं और वंचितों को और वंचित करते हैं, और शिक्षा से वंचित लोगों को भी शिक्षा से वंचित करते हैं। उससे कई बार कई लोग जो है वो दलित होते हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो ज्योतिबा फूले का नाम लेकर के ब्राह्मणों को टारगेट करने लगते हैं, देखो तुम्हारे खिलाफ गाली दी है इस बंदे ने और ये जम के धोया है तुमको। तो ये जो तरीका होता है ना, ये पूरा गलत है। ना ही ब्राह्मणों को जो है वो ज्योतिबा फूले का दुश्मन बनना है कि ये तो हमारा दुश्मन था, ऐसा भी नहीं है। दरअसल ये समझ के फेयर है, हम लोग किसी बात को किस तरह से यूज करते हैं, ये थोड़ा सा, दरअसल उन्होंने उन कुप्रथाओं पर, ये तो बुद्ध ने भी वेदों की जो व्याख्या ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से की, और उसके कारण बलि प्रथा या तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई, उसी से तो महावीर नाराज हुए थे, उसी से बुद्ध नाराज हुए थे। कल मैं बता ही रहा था कि सारे जो धर्म है वो सब वहीं से निकले हैं, नाराजगी से निकले। तो ये रेनेसां में नाराज हो रहे हैं, 1875 में आकर के नाराज हो रहे हैं कि ये अभी भी बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है, इनको ठीक करो। मुझे लगता है समाज के सच्चे हितैषी होते हैं इस प्रकार के लोग, वो हित भी तो चाहते हैं। अगर वो जो रिफॉर्मर होता है वो हितैषी होता है, ध्यान रखिए, रिफॉर्मर जो होता है वो हितैषी होता है। इसलिए जब आप रानाडे को देखते हैं, महादेव गोविंद रानाडे को देखते हैं या गोपाल कृष्ण गोखले को देखते हैं, तो ऐसे लोग ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया जब परिवर्तनशील है और सब कुछ परिवर्तनशील है, तो धर्म को भी परिवर्तनशील होना पड़ेगा। और जो धर्म अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित नहीं करेगा या युगानुकूल नहीं होगा, तो वो नष्ट हो जाएगा, कालांतर में वो नष्ट हो जाएगा। तो जो रिफॉर्म की बात करता है, डायनेमिज्म की बात करता है, सुधार की बात करता है, इसका मतलब वो सस्टेन करने की बात करता है। अगर आपको इस जमाने में सस्टेन करना है तो आपको ऐसा होना पड़ेगा। अभी हम लोग ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ करते हैं, गायत्री प्रभाव में तो हमने मोबाइल पंडित बनाए थे। एक साथ बहुत जगह यज्ञ करना है तो आप क्या करेंगे, बोले अपना मोबाइल पे चालू कर दो और ये जैसा जैसा बोलेंगे निर्देश, वैसे वैसे आपको हवन करना है। तो अगर आपको वाकई में लार्ज स्केल पे लोगों को जोड़ना है और उनको एक साथ हवन कराना है, तो आप मोबाइल पे, कई लोग दिवाली पे जो लक्ष्मी जी की आरती, मैं भी जो करता हूँ, पंडित तो बुला इतने मिलते हैं पंडित और कुछ, और हम लोग तो खुद ही हवन कराते रहते हैं, तो हम तो खुद ही पंडित हैं। तो लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि जो लक्ष्मी जी की आरती केवल दिवाली पे ज्यादा काम आती है तो वो याद नहीं होती है, तो उसको मोबाइल में चला लेते हैं। लक्ष्मी जी की आरती को मोबाइल में चला लिया और अपनी आरती घुमा ली। तो हमने डायनेमिक हुए ना, हम लोगों ने बदला समय के हिसाब से, उसको बदला। एक जमाने में टेप रिकॉर्डर पे चलाते थे या टीवी पे कैसेट लगाते थे, वीसीआर में लगाते थे, आज के जमाने में मोबाइल है या यूट्यूब है। तो आप समय के हिसाब से परिवर्तन करते हैं। आप कहेंगे नहीं वही होना चाहिए, जो है वही होना चाहिए, फिर वो नष्ट हो जाएगा। फिर लोग जो है ना, फ्यूनरल कहाँ देखते हैं आजकल, लैपटॉप पे फ्यूनरल देखा था ना, आया था ना न्यूज में, उसने बेटे का अंतिम संस्कार जो है लैपटॉप पे देख लिया, बोले डेड बॉडी इंडिया भेजेंगे, बहुत खर्चा आएगा। तो मर गया आपका बच्चा, तो उसने कहा बोले मैं लैपटॉप पे देख लूंगा, है ना। तो फ्यूचर में मुझे लगता है शादी ब्याह भी ऐसे ही हो जाएंगे
और जोमेटो वाला जो है आपका खाना दे जाएगा और आप वो कर देना पेटीएम। तो ये हो गया शादी का। तो आता है ना, बदलाव होता है। तो हमारे समाज में तो बहुत बदलाव होते हैं, फ्यूचर में ऐसे ही बदलाव होंगे। तो ये, और जो नहीं बदलेगा वो फिर वंचित रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। खैर चलिए और बताइए। गुरु का बाग मोर्चा सिखों का आंदोलन था, 1920 के आसपास का ही है ना। गुरु के बाग में, वहां पर जो तोशखाना कुंजी की समस्या, गुरु का बाग मोर्चा और ये सब जो है, उस समय में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू गए थे सिखों के वहां। और अंग्रेजों ने जो है उनको लकड़ी, लंगर के लिए जो लकड़ी होती है खाना बनाने के लिए, उसको काटने से मना कर दिया था और उसका एक झगड़ा हो गया था। तो काफी अच्छा, पढ़िएगा इसको, गुरु का बाग मोर्चा सर्च करके। इग्नू के नोट्स में जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में काफी अच्छे से दिया हुआ। ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि करतारपुर साहिब का काफी कुछ चर्चा में रहा, ननकाना साहिब का भी चर्चा में था, और प्रकाश पर्व भी था अभी, आपने देखा। तो ये शायद सिखों का SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कितने साल हो गए हैं, कि कब इसका निर्माण हुआ था, अकाल तख्त क्या है, अकाली दल क्या है, अकाली लीग क्या है। तो ये अकाली लीग का आंदोलन माना जाता है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू भी जाते थे और उस जमाने में गांधी भी जाते थे। ये एक तरह का असहयोग आंदोलन जैसे स्वरूप है सिखों के, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो मिलता है, यूं कई लोग इसको नहीं पढ़ाते, इस लेवल पे नहीं जाते, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी तो ना जाएं, लेकिन आप फ्यूचर में जब कभी भी तैयारी करें तो इस लेवल पे पहुंचे। और बताइए। मोरिया एंड डेयर गोटुल, वेरियर एल्विन की किताब है। वेरियर एल्विन मध्य प्रदेश में अधिकांश समय इनका बीता, इथनोग्राफर थे और ट्राइबल स्टडी करते थे, खास करके गोंड जनजाति में। मुरिया जो जनजाति है, गोंड की जो सब ट्राइब है, उसके अंदर इन्होंने काफी स्टडी की थी। उसको क्षेत्र कार्य कहते हैं, फील्ड वर्क किया था। और गोटुल जो एक यूथ डॉर्मेट्री है, गोटुल पूरे देश में, जब आप यहाँ मानव संग्रहालय में जाएंगे, जनजाति संग्रहालय में, तो वहाँ आपको डिफरेंट टाइप की यूथ डॉर्मेट्री दिखाई पड़ेगी। वहाँ पर अलग अलग, है ना, नागा जनजाति के अलग रहेंगे, अलग अलग जनजाति की यूथ डॉर्मेट्री, यानी कि युवा गृह, युवाओं के रहने की जगह। तो जिनकी शादी नहीं होती, ऐसे युवा, और जो 5-6 साल के बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वहां से लेकर के शादी होने तक, वो गांव के बाहर एक मकान में एक ऐसा एक एरिया होता है, शेल्टर, उसमें वो रहते हैं। उसको यूथ डॉर्मेट्री कहते हैं, युवा गृह। मोरुंग उनका जो है, मोरुंग है नागाओं का, और इनका जो है मुरिया लोगों का जो है वो गोटुल। इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है वेरियर एल्विन ने। वेरियर एल्विन गांधीवादी थे और मध्य प्रदेश में काफी नाम है उनका, सब लोग जानते हैं उनको। और वो प्रधानमंत्री की और राज्यपाल की सलाहकार समिति में भी रहते थे, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में वो रहे। और नेशनल पार्क थ्योरी दी थी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के, कि क्यों ना जो है ट्राइब्स को नेशनल पार्क टाइप बना करके उनको अलग रखा जाए, मुख्य धारा में ना शामिल होने दिया जाए। लेकिन काफी लोगों ने विरोध किया, ठक्कर बापा और भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनको मुख्य धारा में आने दीजिए और इनको भी मानव होने का एहसास होने दीजिए। और मुख्य धारा मतलब हम लोग जैसे समाज में रहते हैं, ऐसे ही ट्राइब्स भी रहेंगे तो ये भी सीखेंगे। नहीं तो शुरू में इनको आइसोलेट करने की, ताकि इनको आइसोलेशन में रखा जाए, बिल्कुल अलग रखा जाए। तो वेरियर एल्विन उसके जनक थे, क्योंकि उनका ये मानना ये था कि अगर ये मुख्य धारा के समाज में आएंगे तो उच्च वर्ग के लोग इनका शोषण करेंगे। और हुआ भी, शोषण हुआ भी। इसीलिए तमाम प्रकार के कानून बने। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची जो आप देखते हो, इसीलिए बनाई गई। 5वीं अनुसूची क्या है? शेड्यूल्ड एरिया, और 6ठी अनुसूची है ट्राइबल एरिया, जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र की अवधारणा जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए डाली गई। वो देखा जाए तो नेशनल पार्क थ्योरी का ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है, ठीक है। वो एक तरह का संवैधानिक रूप है। उसमें उनको आइसोलेट करने जैसा ही है कि आप यहाँ पर जमीन नहीं खरीद पाएंगे। आप केवल जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद पाते 370 के तहत, या ये नहीं, आप कई बार आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकते। आदिवासी की जमीन आप तभी खरीदना चाहते हैं जब आप उसका शोषण करना चाहते हैं। तो ये एक भाव है। फिर कई बार आप कहेंगे तो क्या इसका मतलब आदिवासी की कोई जरूरतें नहीं है क्या आदिवासी को? तो फिर उन्होंने व्यवस्था की कि कलेक्टर अगर उचित समझेगा
तो वो लिख के दे देगा कि हाँ इस आदमी की आप जमीन खरीद सकते हो, तब आप कर सकते हो। तो उसमें भी करप्शन होने लगा, कलेक्टर पैसा लेकर के परमिशन देने लगे, ठीक है ना। तो आदिवासी की जमीन का रेट 50 लाख है, तो आदिवासी को तो 5 ही लाख मिल रहा है, 20 लाख कलेक्टर ले रहा है और 20 लाख का फायदा वो उठा रहा है। 20-25 लाख का कौन खरीदने वाला, और 20 लाख कलेक्टर को दे दिया, कलेक्टर ने परमिशन दे दी। तो ये बड़ा घोटाला है जो अभी देश भर में चल रहा है। आदिवासी की जमीन बेचते हैं तो कलेक्टर परमिशन के नाम पे 20-25 लाख रुपए खा जाता है, ठीक है, और आदिवासी को कितना मिलता है, 5 लाख। तो ऐसे बहुत सारे भोले भाले लोग हमको भी मिले, जो हमने बताया था कि एक बार मिले, एक बोले व्यक्ति की बोले कि आपके पास 50 लाख रुपए होने चाहिए। हमने कहा हाँ होने तो चाहिए। तो बोले आपके पास है नहीं। मैंने कहा हाँ 50 लाख रुपए तो नहीं है। तो बोले नहीं, पर आपके पास हो तो अच्छा रहता है ना, मतलब 50 लाख रुपए तो आपके जैसे व्यक्ति के पास होने ही चाहिए। ये हो सकते हैं आपके पास। हमने कहा कैसे होंगे। बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो फ्रेंड है वो कलेक्टर, उससे सिग्नेचर कराने एक कागज पे। मैंने कहा क्या होगा उससे। नहीं, बोले आपको 50 लाख रुपए दे देंगे। हाँ, हमने कहा ये तो मतलब बात क्या है, बहुत भोला भोला आदमी था। तो फिर उसने बताया कि एक जमीन जो है वो 2-3 लाख, उसको जरूरत है आदमी को पैसे की, तो उसको 2-3 लाख रुपए दे देंगे। फिर वो क्या है कि आपके नाम पे ले लेते हैं, और फिर वो जब फिर उसको मैं 4-5 दिन बाद या 2-4 महीने बाद उसको भेज देंगे, और फिर वहाँ पेट्रोल पंप खड़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, या ऐसा कुछ आइडिया थे उसके पास तरह तरह के। और उसमें फिर वो 60-70 लाख बन जाए, उसमें से 50 मैं आपको दे दूंगा। तो कितना अच्छा आइडिया है बोलो। तो ऐसे ऐसे आइडिया आपको कोई बताए तो समझ लेना, है ना, बड़ा चालू आइडिया होते हैं ये। तो ये जब आप जॉब में जाएंगे तो ऐसे बहुत लोग आएंगे आपके पास। जब आप पोस्ट पे होंगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस सिग्नेचर करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जमीनों का आवंटन होता है तो ये होता है ना कि सरकार की योजना आई, SC/ST वाले को जमीन देना चाहिए तो 2 एकड़ जमीन देना चाहिए। और 2 एकड़ जमीन कहाँ दी जाए, तो सब तरह के लोग आ जाएंगे। एक आदमी बोलता है मैं आप ये जमीन जो बांट रहे हैं सबको 2-2 एकड़, इसमें आपको 2 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं, 1 करोड़ मिल जाएंगे। तो अब तहसीलदार होता है आदमी, तो ज्यादा तनख्वाह होती नहीं है, तो चक्कर में पड़ जाता है, कई बार SDM तक चक्कर में पड़ जाता है। बस वही है कि इसको जमीन जो है पहाड़ी के उधर की पकड़ा देना, पहाड़ी पे पकड़ा दो बिल्कुल, तो वो कुछ होगा नहीं जो पैसे नहीं दे रहा है। और जो पैसे दे रहा है उसको हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे पकड़ा दो। तो आपने क्या गड़बड़ किया, आपने 2 एकड़ जमीन दी, लेकिन कहाँ दी ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, आपने कहाँ दी, ठीक है। तो ये इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए लोग बनाते हैं प्रशासन में जाकर के, लेकिन ये सब बेईमानी है, ये भी करप्शन का एक प्रकार है। और ये आदिवासियों का शोषण इसी रूप में होता है। आगे समझ में, इसीलिए उनको संपर्क से दूर रखा गया, उनको अनुसूचियों में डाला गया कि आप जब भी आदिवासी के पास जाएंगे आप उसको लूटना चाहेंगे। आपको लगता है कि 1 किलो गोंद जो है वो 500 रुपए का जाएगा, या मुझे नहीं आइडिया कितने का जाता है, लेकिन 1 किलो गोंद जो है वो अगर 500 रुपए का है तो आदिवासी को कहेंगे कि ये कितने में दे दोगे, तो उसने कहा आप ही बता दो बाबूजी, उसको कुछ पता नहीं होता है, तो आप बोलते 30 रुपए में लेंगे, और आपने उसे 30 रुपए में लिया और वहां 470 रुपए बीच में कमा लिया। बस ये हो गया शोषण। तो आप जब भी आदिवासी से जुड़ोगे, कोई भी मेन स्ट्रीम व्यक्ति आदिवासी से जुड़ेगा तो वो शोषण करेगा, इसके सिवा और कुछ कर नहीं सकता। इसलिए उनको आइसोलेशन की बात की जाती थी। इसीलिए 5th और 6th शेड्यूल और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाला गया, ठीक है। इसमें बड़ा भोलापन होता है, नहीं हमने तो आदिवासी के ऊपर एहसान किया, उसका माल खरीदा, नहीं तो उसका खरीदता कौन, हम तो वहां जाकर के एक दुकान लगा रहे हैं। तो दुकान एक आदमी का खेत छीन लिया एक व्यापारी ने, उसको सिर्फ चाय पत्ती दी 1 साल तक उसने उधार, और पूरा खेत रख लिया चाय पत्ती के बदले। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसका ये सॉल्यूशन था। तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि ये संरक्षणात्मक जो प्रावधान है, प्रिवेंटिव मेजर्स, या यूं कहें कि कंजर्वेटिव, आपको उसको कंजर्व करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए इसलिए बनाए गए हैं। ये सब खत्म करो, हमको वहां जाने दो, हमको वहां खरीद, अरे तुमको क्यों खरीदना है इतने घने जंगल में, वहां टाइगर रहता है, क्यों जाना चाहते हो, यहाँ रहते तो कॉलोनी में, अच्छा यहाँ बेवकूफ कोई बनता नहीं ना, वहां बनेंगे।
वहां लूटने को मिलेगा। तो ये चीज है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है या प्राइवेट सेक्टर को जब बढ़ावा दिया जाता है, तो औद्योगिकरण का जब विरोध होता है, कई बार इन सब चीजों का जो विरोध होता है, रिवोल्ट होता है, तो वो इसी कारण से होता है। तो इन रिवोल्ट को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई तो भाव समझने से प्रश्न ठीक हो जाते हैं, क्योंकि नीचे 4-5 प्रश्न में नियत साफ होती है तो साफ साफ उत्तर दिखता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर नियत वो 470 रुपए कमाने की है बीच में, तो ऑप्शन दूसरा जाता है। ठीक है, उसका भी ख्याल रखिए। चलिए, इसलिए बताया हमने। और बताओ। मोपला विद्रोह भी था केरल में, है ना, तो थोड़ा पढ़िएगा, किसानों के विद्रोह, जनजातियों के विद्रोह अलग से पढ़िएगा। और हो गए? हाँ, चलिए अब पॉलिटी वाला लिख लीजिए। ये तो हमने जल्दी जल्दी जो है इसमें बता दिया। कुछ प्रश्न पॉलिटी का लिख लीजिए। पहला प्रश्न, BN राव। BN राव, पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन, आर्टिकल 280। सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। लाभ का पद। आर्टिकल 343। आर्टिकल 44। 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल। आर्टिकल 368। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40। ग्रस्तता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ग्रस्तता का सिद्धांत। मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस। संविधान समीक्षा आयोग। संविधान समीक्षा आयोग। आर्टिकल 21। भारत के CAG। भारत के CAG हो गए 17 16। इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस। पिछड़ा वर्ग आयोग। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, OBC कमीशन।
101 संविधान संशोधन अधिनियम, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। हो गए? एक और, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो इनके साथ भी लिस्ट जुड़ी हुई है, सबके साथ कुछ न कुछ। ये एक सैंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करके जाना चाहिए। भूल जाते हैं, आर्टिकल भूल जाते हैं। जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या क्या है। BN राव, तो बेसिक स्ट्रक्चर जब संविधान का बन रहा था तो इनको भी आर्किटेक्ट में माना जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, BN राव। और बताइए, पुंछी कमीशन, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का सबसे लेटेस्ट कमीशन है, जिसने रिकमेंड किया था गवर्नर की पोस्ट से लेके केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे होने चाहिए। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। आर्टिकल 280 फिनेंस कमीशन के बारे में है। 280 वित्त आयोग के बारे में बात करता है। और संसाधनों का बंटवारा, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यों के साथ कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करता है। मुखर्जी फार्मूला आपने सुना होगा, गाडगिल फार्मूला सुना होगा। और अब तो GST काउंसिल है। अब चूंकि टैक्स का प्रकार जो है वो बदल गया है, तो GST काउंसिल बहुत बड़ी संस्था हो गई। और बताइए, 61 अमेंडमेंट क्या है? एज, जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, वयस्क मताधिकार, उसको कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। 21 से घटाकर 18 किया गया। कौन से नंबर का संविधान संशोधन? 61वां संविधान। सन कौन सा था? 1989। और बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक्स्ट्रा ये स्टेचुटरी भी नहीं है। स्टेचुटरी है लेकिन नॉन स्टेचुटरी है, यानी कि बकायदा इसका कोई कानून के तहत निर्माण नहीं हुआ। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद उस समय जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो उसका सलाह देने का काम करते थे उसके। तो जाकर के पढ़िएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्री आए और हमको सलाह दें, और ये आए और हमको सलाह दें, हम अगर घाटे में जा रहे हैं तो थोड़ा उबारें, सलाह दें कुछ। तो संस्थाएं सारी सलाह देने वाली उन्होंने ही खत्म की थी। उन्होंने कहा मुझे सलाह देने वाला कोई नहीं होना चाहिए। आते ही उन्होंने सबसे ज्यादा नफरत उसी पे जारी की और सबसे पहले बोला प्लानिंग कमीशन को मैं नहीं देखना चाहता, जो सबसे बड़ी सलाहकारी संस्था थी और वो सारी जिम्मेदार भी थी और उसको प्रैक्टिस भी थी इतने दिनों से भारत को सलाह देने की। तो वो हमने कई बार उसके बारे में चर्चा कर, उसी के एक पार्ट के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद काम करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो चूंकि उसको उन्होंने एबोलिश कर दिया तो इसका अपने आप जो है एबोलिश हो गया। हालांकि इसके लिए कोई रिजोल्यूशन अभी तक नहीं है उस टाइप का कि हमने इसको कर दिया, लेकिन इसकी बैठक भी नहीं बुलाई। तो अंडरस्टूड था कि आप सलाह नहीं चाहते। बस वही नीति आयोग की जो बैठक होती थी या GST काउंसिल की बैठक होती थी, वही लोग करते थे और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सलाह दे। और जब 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 IMF का मामला बिगड़ गया, जब आप 8 से 10 तक जा रहे थे GDP में, आप बात कर रहे थे कि 8 की मनमोहन सिंह करते हैं, हम लोग 10 की बात करेंगे। तो अब आपने रखा 5 के आसपास और IMF वर्ल्ड बैंक वाले बोलते हैं 5 भी रहने दो, तुम तो 2.5 करके दिखा दो। तो वो फिर समझ में आया, मतलब ये तो मजाक हो रही है, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो अब जाके बोल रहे हैं कि थोड़ा अर्थशास्त्री आएंगे क्या समझाने के लिए। उन्होंने कहा उद्योगपतियों से भी हम सलाह लेना चाहते हैं। राहुल बजाज ने पिछली बार कहा कि उद्योगपति भी सलाह देने में डरते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सलाह दीजिए। और भाग ही गए, बहुत सारे तो चले ही गए। रघुराम राजन, खुद उर्जित पटेल, खुद अरविंद पनगड़िया, मतलब जो आपने कांग्रेस के लोगों को रिजेक्ट करके जो अपने खुद के खड़े किए थे,
वो भी भाग गए बाद में, क्योंकि बात मानी नहीं उनकी। सब पढ़ाने चले गए अमेरिका। अमेरिका बोलता है कि आओ हमारे यहाँ पढ़ाओ, हमारे देश को बहुत जरूरत है आपकी, हमारे बच्चों को सिखाओ देश कैसे आगे बढ़ेगा। और ब्रिटेन ने ऑफर किया था कि आओ हमारे यहाँ बन जाओ गवर्नर। हाँ हाँ, ये तो सब, वो तो सब जाएंगे। और वो एक क्या है, सलाह देने की स्थिति होनी चाहिए ना, सलाह सुनने को तैयार हो, बॉडी लैंग्वेज होती है सलाह सुनने की। तो वो बॉडी लैंग्वेज है नहीं, तो उसका नुकसान जो है वो मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 साल तक तो रहेगा, और लंबा भी जा सकता है। तो खैर बहुत सारी उपलब्धियां हैं और भी अन्य खुश होने के लिए बहुत है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, खुश हुआ जा सकता है। और बताइए। हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 102, आर्टिकल 102 ये कहता है कि कोई भी जो संसद का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य, वो एक साथ 2 पदों पे, लाभ के पद पे नहीं रहेगा, ठीक है। 343 किसके बारे में? राजभाषा के बारे में। भारत की राजभाषा हिंदी होगी। और बताइए। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की खूब चर्चा हो रही है। अब अगला मुद्दा यही है हिंदुत्व का, तो अब इस पे प्रहार होगा और सबको एक जैसा बनाया जाएगा, ठीक है, एक जैसा व्यवहार करेंगे पूरे देश में सब लोग, तो समान नागरिक संहिता हो जाएगी, ठीक है ना। और बताइए। दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट 1985, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और आर्टिकल 368 का जबरदस्त महत्व है, जो संविधान संशोधन करता है। ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ये सवाल हो सकता है आपसे। और 368 के तहत 3 तरह से संविधान में संशोधन हो सकते हैं। इसका डीप में क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस टाइप बनाया तो इस टाइप से आ सकता है। सीधा प्रश्न आएगा तो यह है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया है हमने, तो साउथ अफ्रीका से, और संविधान संशोधन की व्यवस्था किस में है, तो ये हो जाएगा। अदरवाइज जो अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाया और मल्टीपल चॉइस, खास करके यूपीएससी बनाता है, वो मल्टीपल चॉइस में ले जाता है तो फिर प्रक्रिया पे जाता है। तो 3 तरीके से संविधान संशोधन हो सकता है, तो वहां बनता है इसका प्रश्न यूपीएससी में। अब यहाँ अगर कभी बत्ती जाग जाए तो ये भी बना सकते हैं, ठीक है। और बताइए। आर्टिकल 40 पंचायती राज के बारे में काफी काम हुआ है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं, अलग से सिलेबस में भी आपके है। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्राम सभा, ग्राम न्यायालय, पंचायती राज, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम, ये म्यूनिसिपल, अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, इससे संबंधित जो है कोई सवाल, जो 1 या 2 सवाल जरूर आएंगे इसके, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के अभी तक के, यानी महिलाओं के आरक्षण और इस तक, इसको पढ़िए, एक बार रिवाइज करके जाइएगा पंचायती राज को। और बताइए। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ग्रस्तता का सिद्धांत। तो मौलिक अधिकारों के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई नया कानून बनाते हैं, संसद में कोई इनेक्टमेंट करते हैं, तो आर्टिकल 13 के हिसाब से, आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून संसद को नहीं बनाना चाहिए जिससे कि फंडामेंटल राइट्स जो है रिड्यूस होते हों, कम होते हों। तो इन्होंने कहा कि फिर अगर ऐसा कोई कानून बन गया या ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे, तो उसने कहा कि कुछ चीजें जो है वो एक्लिप्स में चली जाएंगी, ग्रहण के क्षेत्र में चलेंगी। वो कानून का उतना हिस्सा जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, उतना हिस्सा जो है वो मान्य नहीं होगा, लेकिन उसका बाकी का हिस्सा जो है वो लागू रहेगा, ठीक है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं, ग्रहण का सिद्धांत। मिनर्वा मिल्केस, पहली बार आपने बहुत डिटेल में जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसमें देखा था। मिनर्वा मिल में आपने पूरा गोलकनाथ के इसका और उसका पूरा देखा था कि नहीं, डेवलपमेंट। बस वो केशवानंद भारती और यहाँ तक। तो मिनर्वा मिल पे आकर के वो एंड होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसके ऊपर अभी चर्चा होगी। चाहे वो 370 वाला मामला हो, चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर वाला मामला हो, इन सब चीजों पे अभी सुप्रीम कोर्ट जो है अभी चुप है, लेकिन आने वाले समय में जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा भी कहीं से ऐसा लगेगा कि रिलैक्सेशन है, तब वो
खुल करके अपना बस्ट होगा और वो इसी पे आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर। तो पूरा रोल बैक भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, संविधान समीक्षा आयोग ऑलरेडी एक प्रयास हो चुका है संविधान का बड़ा रिव्यू करने का, बड़ा बदलाव करने का। हालांकि स्वर्ण सिंह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो 42nd अमेंडमेंट था, आप जानते हैं इंदिरा गांधी ने 76 में जो है बहुत बड़ा बदलाव किया था, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव करने की कोशिश जो है संविधान समीक्षा आयोग में, जो 2001 के आसपास वेंकट चलैया कमीशन भी बोलते हैं इसको, जस्टिस वेंकट चलैया इसके अध्यक्ष थे रिव्यू कमीशन के, और उन्होंने पूरे संविधान में क्या क्या परिवर्तन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना चाहिए इसका एक रिपोर्ट सरकार को दिया। लेकिन वो लागू नहीं हो पाया क्योंकि वो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता, तो शायद इतने बड़े चेंज के लिए अभी देश तैयार नहीं है। और बताइए, आर्टिकल 21 के बारे में हमने खूब चर्चा की है आपसे, तो हमारे नोट्स में जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आरटीआई से लेकर के, आरटीआई में बहुत सारा बदलाव आया है ना, और आर्टिकल 21 के बारे में आज भी बात की है, 19 के बारे में बात की है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट जो है 19 का पार्ट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पार्ट है, और इसको ज्यादा दिन तक बंद आप नहीं रख सकते, 7 दिन में समीक्षा करें, हमको बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी एहसास कराता है कि वो है ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, तो इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते भी हैं। और बताइए, हाँ कौन है के कभी, राजीव महर्षि, सीएजी। आर्टिकल कौन सा है, 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इनका काम सामान्यतः आप पढ़ के जाइए, अगर मल्टीपल चॉइस आया तो वो आएगा। और बताइए, इंदिरा साहनी के आरक्षण के मामले में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा निर्धारित की थी और उसकी बहुत सारी शर्तें लगाई थी, ये इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 92 या 93। हाँ और बताइए, ओबीसी कमीशन अभी इसी सरकार ने जोड़ा है, ओबीसी कमीशन बनाया, पहले 338A शायद है ना, 338 में पहले वो ओबीसी का कमीशन नहीं था, एससी एसटी कमीशन को भी अलग अलग हो गया है, पहले दोनों मिक्स थे एससी एसटी कमीशन, अब वो अलग हो गए और 338A में ओबीसी कमीशन बनाया गया भी। हाँ और बताइए, 101 नहीं, आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट। हाँ संविधान संशोधन क्या है ये 101, जीएसटी, और 102 ईडब्ल्यूएस, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। और 103 क्या है सबसे लेटेस्ट, नहीं हाँ 10% तो ईडब्ल्यूएस तो 102 है शायद, फिर 103 क्या है, हाँ मोटर व्हीकल नहीं, देखना उसको सबसे लेटेस्ट वाला कौन। अब तो सीए हो गया, नहीं सीए नहीं आएगा, ये तो नया बिल है। चलिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कुछ भी संसद करती है वो संविधान सम्मत है कि नहीं, इसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो रिव्यू कर सकता है संसद में जो भी कुछ घटता है। तो मैंने जल्दी से रिवाइज करवाया आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कोशिश की है कि हर सेक्टर को हम छुएं, लेकिन इतने कम समय में इतना ही देख सकते हैं। अब आप जाकर के लिस्ट बनाइए, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, पहले होमवर्क दिया जा चुका है, नोट्स आपके पास हैं। चलिए शांति पाठ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बेस्ट ऑफ लक।